चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन विद्वान थे? तो आपका कालिदास थे, बारामिहिर थे और अमर सिंह थे। ये सब कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, आपका ये सब विद्वान थे। याद रखिएगा। कालिदास को संस्कृत साहित्य का क्या कहा जाता है? तो आपका शेक्सपियर कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। गुप्त काल की प्रमुख कला शैली कौन सी थी? तो आपका गुप्त शैली, अजंता चित्रकला। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवर्धक चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। साथियों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को इतिहास के 300 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न पिछले 5 वर्षों में बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं। आप जानते हैं कि इतिहास के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। आगामी एग्जाम 71 बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई कांस्टेबल एग्जाम के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होंगे। आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, अगर आप लोग के पास टाइम कम है तो आप लोग ईयरफोन लगा करके या फिर ब्लूटूथ लगा करके इसे बार बार सुनिएगा, तो आप लोग को याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सब रिपीटेड प्रश्न आप लोग देखिएगा। प्रत्येक प्रश्न के सामने लिखा हुआ है कि कब कब ये पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। प्रथम प्रश्न है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक स्मृति ग्रंथ कितने वेद है? स्मृति ग्रंथ में कितने वेद है? तो दोस्तों इसका उत्तर है 4, कुल 4 उत्तर है इसका। और ये ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। बीपीएससी में पूछा गया है। जो भी आप लोग देखिएगा, सभी प्रश्न के आगे जिसमें भी पूछा गया उसके आगे लिखा हुआ है कि यह कब कब पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, किस वेद में हमें आर्यों की राजनीति प्रणाली तथा इतिहास की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों ये ऋग्वेद है, ध्यान रखिएगा। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? तो आपका ऋग्वेद है। चारों वेदों में सबसे आधुनिक वेद कौन सी है? तो आपका अथर्ववेद है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे प्राचीन हो गया ऋग्वेद और सबसे आधुनिक कहा जाए तो आपका है अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर है 5। पुराणों में सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक पुराण कौन सी है? तो आपका मत्स्य पुराण है। ध्यान रखिएगा। विष्णु पुराण में हमें किस वंश के बारे में जानकारी पता चलता है? तो आपका मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। और देखिए बीएसएससी सीजीएल में पूछा गया है। 7 नंबर प्रश्न है, मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? मैं फिर से पढ़ता हूँ, मत्स्य पुराण से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो आपका आंध्र सातवाहन की जानकारी मिलती है दोस्तों मत्स्य पुराण से। और ये देखिए 67 बीपीएससी में पूछा गया है। तो आप लोग इसे ऑथेंटिक मान सकते दोस्तों, और इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो होगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न है, वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो आपको गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो आपका अथर्ववेद में है। ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो आपका सूत पिटक है। याद रखिएगा। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसे आगम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? तो आपका कल्पसूत्र से मिलता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। महावीर के जीवन वृत्तांत की जानकारी किस ग्रंथ से मिलता है? तो आपका भगवती सूत्र से मिलता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका चाणक्य है। और ये बीएसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका कौटिल्य है एवं विष्णुगुप्त है। 1 मिनट में इसे ऊपर करता हूँ, आप लोग देखिएगा इसे अच्छा से। ये आपका चाणक्य का अन्य नाम क्या नाम है? अन्य तो आपका यह है आपका कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो आपका चाणक्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। ध्यान रखिएगा। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कल्हण है। ध्यान रखिएगा। राजतरंगिणी से हमें किस राज्य की इतिहास मिलता है? तो आपका कश्मीर के इतिहास के बारे में मिलता है। राजतरंगिणी के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे, अरबों की सिंध विजय के संबंधित पुस्तक चाचनामा के लेखक कौन है? तो आपका अली अहमद है। ध्यान रखिएगा। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। और ये तो बहुत आसान प्रश्न माना जाता है, बिहार कांस्टेबल में पूछा गया था। मौर्य से पहले के इतिहास की जानकारी हमें किस से मिलती है? तो आपका अष्टाध्यायी से मिलती है, जो पाणिनि द्वारा लिखा गया है। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो आपका गर्गयान है। ध्यान रखिएगा। पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 24। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस से कहा जाता है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस है। ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 26।
सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो आपका मेगास्थनीज आया था, ध्यान रखिएगा। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है, ध्यान रखिएगा। इतिहास से किस काल का इतिहास ज्ञात होता है? इंडिका से किस काल के इतिहास के ज्ञात होता है? तो आपका मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। सीरिया के राजा एंटियोकस का दूत जो बिंदुसार के दरबार में आया था उसका नाम क्या था? तो डाइमेकस था। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 30 नंबर प्रश्न। मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत जो अशोक के दरबार में आया था उसका नाम क्या था? तो आपका डायनोसियस था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, डायनोसियस था। और ये प्रश्न ऐसा है कि बार बार ये सब पूछा जाता है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको टॉलमी ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका भी टॉलमी है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 33 नंबर प्रश्न। किसके दरबार में आया था कौन? फाहियान किसके दरबार में आया था? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। फाहियान ने किस राज्य की जनता के सुखी बताया था? किस राज्य की जनता को सुखी बताया था? आपका मध्य प्रदेश राज्य की जनता को सुखी बताया था कौन? तो फाहियान। ये पूछे जाते हैं प्रश्न कई बार एग्जाम में MCQ के रूप में। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था, ध्यान रखिएगा। ह्वेनसांग भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचा था? तो कपीसा, और कपीसा वर्तमान में कहाँ है? तो अफगानिस्तान में है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 37 नंबर प्रश्न। ह्वेनसांग ने भारत में कितने वर्षों तक अध्ययन किया था? तो 15 वर्ष है उत्तर इसका। ह्वेनसांग के यात्रा विवरण को क्या कहा जाता है? तो CU की। MBBI प्रश्न है, CU की कई बार पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं ये। आगे हम लोग देखें दोस्तों 39 नंबर प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे जब ह्वेनसांग वहाँ आया था? तो आचार्य शीलभद्र थे जब ह्वेनसांग वहाँ स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। आगे हम लोग देखें दोस्तों 40 नंबर प्रश्न है। बौद्ध धर्म के अध्ययन हेतु संगुन भारत कब आया था? तो आपका 1518 ईस्वी में आया था, ध्यान रखिएगा। तो संयुंगन होता है यहाँ, एक थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है प्रिंट में, संयुंगन होता है। भारत में महमूद गजनवी के साथ कौन सा अरबी लेखक आया था? तो आपका अलबरूनी आया था भारत में महमूद गजनवी के साथ। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका अलबरूनी है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पुस्तक है। मार्को पोलो किस देश के यात्री थे? तो इटली के थे मार्को पोलो, ध्यान रखिए दोस्तों। सबसे पहले कहाँ आया था? तो पांड देश की यात्रा पर, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे इब्न बतूता द्वारा लिखित रिहला किस भाषा में है? तो रिहला आपका अरबी भाषा में है और भारतीय इतिहास के जानने में यह महत्वपूर्ण है, खास करके आपका सल्तनतकालीन इतिहास के बारे में। रिहला में किसका वर्णन है? तो आपका भारतीय सामाजिक संस्कृति का जीवन है, इसमें याद रखिएगा जीवन है। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो आपका MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना राजदूत बना करके चीन भेजने का प्रयास किया था, भेजा भी था लेकिन वो जा नहीं पाया था। कयुंगर और तयुंगर किसने रचित किया था? किसकी रचित ग्रंथ है? तो आपका तारकनाथ द्वारा, ये और तिब्बती लेखक थे, ये 2 बुक है, कयुंगर तयुंगर, और इसका लेखक है तारकनाथ, ध्यान रखिएगा। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख से हुआ था? हाथी गुफा अभिलेख दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और कहाँ है? तो शायद MP में है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। भारत को सबसे पहले इंडिया किसने कहा? तो यूनानियों ने कहा था भारत को सबसे पहले इंडिया, यूनानियों ने कहा था। सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एरन अभिलेख से, और एरन अभिलेख के लेखक कौन है? तो भानुगुप्त है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, और एरन अभिलेख का उल्लेख भानुगुप्त ने किया है और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है ये अभिलेख, ध्यान रखिएगा। महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय मिलता है, और कितने महाजनपद है? तो 16, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो यहाँ दे ही दिया 16, ध्यान रखिएगा। अजातशत्रु ने किस महाजनपद की राजधानी पर विजय प्राप्त की थी? तो वैशाली, जो वर्तमान बिहार में है, वैशाली। और विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र यहीं पर था, ध्यान रखिएगा। मगध साम्राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर था, जो वर्तमान राजगीर है। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का था। बिंबिसार और अजातशत्रु किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के, ये दोनों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आप लोग इसे दिमाग में रट लीजिएगा क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं। अजातशत्रु ने महासिलकोट दुर्ग कहाँ बनवाया था? तो आपका पाटलिग्राम, जो मुख्य रूप से पुरानी पटना में अभी। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था? तो आपका नागदशक थे, ध्यान रखिएगा। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की है? तो शिशुनाग ने किया था और ये पूछा गया, देख लीजिए कब पूछा गया। शिशुनाग वंश का राजधानी कहाँ है? तो आपका वैशाली बाद में पाटलिपुत्र हो गया था। आगे हम लोग देखेंगे अब शिशुनाग वंश संभवतः और मुख्य रूप से ये वंश थे ब्राह्मण वंश, यानी ब्राह्मणवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया था।
दोस्तों एक बार ध्यान रखिएगा, इसका द्वितीय बहुत संगीति हुई थी कालाशोक के शासनकाल में और ये वैशाली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे नंद वंश की स्थापना किसने की थी, तो महापद्म नंद ने किया था। महापद्म नंद को पुराणों में क्या कहा जाता है, तो आपका सर्व छत्रंतक कहा जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो आपका धनानंद थे, जिन्हें चाणक्य ने अपने कूटनीति से साइड किया था, आप लोग जानते ही हैं। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, चाणक्य ने किस शासक के अपमान से आक्रोशित होकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो आपका धनानंद के। जब अभी हम लोग आगे देखें, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य कहाँ से लाए थे, तो आपका तक्षशिला से लाया था, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक से युद्ध किया था, तो आपका सेल्यूकस निकेटर से किया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्रा में थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा शासक बना था, तो आपका बिंदुसार बना था, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बने थे। बिंदुसार के शासन काल में कौन सा यूनानी दूत भारत आया था, तो आपका डाइमेकस आया था। बिंदुसार को यूनानियों किस नाम से पुकारते थे या जानते हैं, तो अमित्र घात, याद रखिएगा। अशोक का आरंभिक राज्यकाल कैसा था, तो युद्धप्रिय और आक्रामक था। और अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो आपका कलिंग युद्ध जो हुआ था आपका मेरे हिसाब से 261 ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हालांकि इस प्रश्न में आ ही जाएंगे आगे, न कभी आ ही जाएगा। हाँ, आ ही गया। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुई थी, तो आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का धर्म क्या था, तो आपका नैतिक और सामाजिक आचार संहिता। अशोक ने कितने प्रमुख स्तंभ बनवाए हैं, तो 7 है, ध्यान रखिएगा। 2-3 तो बिहार में ही है, आप लोग जानते ही हैं। आगे आप लोग देख लीजिएगा, और भी जानना होगा तो ऐसे आ ही जाएगा आगे। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है, तो आपका ब्राह्मणी है और दक्षिण भारत में खरोष्टी यूनानी है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे श्रीलंका भेजा था, तो आपका पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को ये भेजे थे श्रीलंका। MBBI प्रश्न दोस्तों बार बार ये सब पूछा जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोग के पास ये पहुँचे, क्योंकि ये सब मुफ्त में है और इतना अच्छा कंटेंट मुफ्त में आजकल मिलता नहीं। सभी जगह पेड शुरू हो चुका है, भले ही कम रेट ले, लेकिन पेड तो है। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी, तो आपका पुष्यमित्र शुंग ने की थी, याद रखिएगा। मौर्य वंश का पतन के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया था, तो आपका शुंग वंश आया था। पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था, तो बृहद्रथ मौर्य का सेनापति था, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और उसे ही हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने अपनी वंश की स्थापना की थी, शुंग वंश की स्थापना की थी। पतंजलि ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो महाभाष्य की रचना की थी, याद रखिएगा। शुंग वंश का पतन के बाद कौन सा वंश आया था, तो आपका कण्व वंश आया था। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी, तो वासुदेव ने किया था। कण्व वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था, तो आपका सुशर्मा था, ध्यान रखिएगा। कण्व वंश का पतन के बाद कौन सा शासक आया था, यानी कौन सा वंश आया था, तो आपका आंध्र सातवाहन वंश आया था। आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये सब बार बार पूछे जाते हैं। सातवाहन वंश का प्रथम शासक कौन था, शिमुख था। दोस्तों मैं तेज़ी से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न रिवीजन हो जाए। आगे हम लोग देखते हैं 92 नंबर प्रश्न है, सातवाहनों की राजधानी क्या थी, तो आपका प्रतिष्ठान थे, जो अभी पैठण नाम से जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध सातवाहन शासक कौन थे, तो आपके गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। सातवाहन शासकों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो शकों को पराजित किया था सातवाहन शासकों ने। गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता का क्या नाम था, तो आपकी गौतमी बलश्री थी, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों 96 नंबर प्रश्न, सातवाहन वंश की मुद्रा पर किसका चित्र अंकित होता है, तो आपका जहाज का, क्योंकि ये लोग अधिकतर पानी के द्वारा अपना क्रियाकलाप करते थे। किसने सातवाहनों को उत्तर भारत से हटाया, तो कुषाणों ने ऐसा किया था। कुषाणों ने सातवाहनों को उत्तर भारत से हटाया था। सबसे पहले सिक्कों का चलन भारत में किसने शुरू किया था, तब महाजनपदों ने, जो 16 महाजनपद है उन्हीं में से सिक्कों का सबसे पहले शुरू हुआ था। हालांकि वो सब उतना स्टेबल सिक्का नहीं था। सर्वप्रथम तांबे के सिक्के किसने चलाया था, तो मौर्यों ने चलाया था सर्वप्रथम तांबे के सिक्का। दोस्तों सवा प्रश्न है, चांदी के सर्वाधिक मुद्रा सुंदर सिक्के किस वंश के माने जाते हैं, यानी चांदी के सबसे सुंदर सिक्के किस वंश ने जारी किए थे और माने जाते हैं, तो शकों ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के सुंदर सिक्का जारी किया था। शक युग की शुरुआत कब हुई थी, तो 78 ईसा पूर्व में हुआ था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसी से भारत में शक संवत चलता है, यहीं से भारतीय जो हिंदू कैलेंडर है जो माना जाता है, भारत की जो राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत, यहीं से चलता है। शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो कनिष्क ने किया था। कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे, तो कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। कनिष्क का शासनकाल किस क्षेत्र तक फैला था, तो आपका मध्य एशिया से
पाटलिपुत्र तक था। यानी कि तो मध्य एशिया में आपका अफगानिस्तानी सब आता है मध्य एशिया में, तो वहाँ से सब फैला हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 105 नंबर प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो आपका फिरोजपुर थी, वर्तमान में पेशावर है, जानते रखिए पेशावर पाकिस्तान में है। कनिष्क की सभा में कौन सी प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक थे? कनिष्क की सभा में कौन प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक थे? तो आपका अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम देखेंगे 107 नंबर प्रश्न, कनिष्क के काल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो आपका चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जो आपका कुंडलवन में हुआ था, और आप लोग जानते हैं 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे हम देखेंगे 108वां प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो आपका कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर में। गंधार कला का संरक्षण किसने किया था? तो आपका कनिष्क ने किया था गंधार कला का संरक्षण। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 110 नंबर प्रश्न, गंधार कला किसकी देन है? तो आपका यूनानी प्लस भारतीय कला शैली का मिश्रण, दोनों का मिश्रण आपका गंधार शैली है। कुषाण वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ था? तो आपका गुप्त वंश का उदय हुआ था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्री गुप्त ने किया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम माना जाता है गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 114 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था? तो आपका कुमार देवी से किया था। दोस्तों 115 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम ने खुद को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो आपका महाराजाधिराज, याद रखिएगा दोस्तों, महाराजाधिराज की उपाधि से खुद को विभूषित किए थे। समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने भारत के नेपोलियन कहा था? तो B.A. स्मिथ ने कहा था। MBBI प्रश्न दोस्तों, MBBI ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा है? तो प्रयागराज प्रशस्ति अभिलेख है, याद रखिएगा, जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है के नाम से आता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने किया था। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 119 नंबर, समुद्रगुप्त के द्वारा कितनी दक्षिणी विजय अभियान किए गए थे? तो 12, यानी दक्षिणी की तरफ, यानी दक्षिण भारत की तरफ 12 अभियान किया था समुद्रगुप्त के द्वारा। इसी वजह से इन्हें भारत के नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त की मुद्रा पर क्या चित्रित होता था? तो बीना बजाते हुए चित्र था इनका, बजाने में महार इनके पास था, महारत हासिल था इनके पास, बीना के प्रेमी थे। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन थे? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था, याद रखिए दोस्तों। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराया था? तो आपका शक, जो पश्चिमी क्षत्रप के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो आपका कालिदास थे, जो महान कवि थे, लेखक थे, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 124 नंबर प्रश्न है, कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी थे? तो अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूत, ये 3 इनका प्रसिद्ध है, बाकी और भी है जो कभी और बताया जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन से चीनी यात्री भारत आए थे? तो आपका फयान आए थे। फयान ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है? तो आपका मध्य देश, याद रखिए दोस्तों, मध्य देश के नाम से इन्होंने संबोधित किया था। गुप्त काल को भारत का कौन सा युग कहा जाता है? तो आपका स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल के भारत के स्वर्ण युग कहा जाता है किसे? तो गुप्त काल को। आप लोग ध्यान रखिएगा, सब प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुप्त वंश के पतन के बाद किसने उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था? तो आपका हर्षवर्धन ने कर लिया था। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो आपका कन्नौज, ध्यान रखिएगा। 130 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन किस वंश के शासक था? तो आपका पुष्यभूति वंश के शासक थे। हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? तो आपका राज्यश्री था, ध्यान रखिएगा, राज्यश्री। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 132 नंबर प्रश्न, राज्यश्री किसके साथ विवाह हुई थी? राज्यश्री का तो आपका मलबा नरेश ग्रहवर्मन के साथ हुआ था। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को अपनाया था? तो महायान शाखा को अपनाया था। हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो बाणभट्ट ने की थी। हर्षवर्धन ने कौन से प्रसिद्ध नाटक लिखे? तो आपका रत्नावली है, प्रियदर्शिका और नागानंद है। दोस्तों MBBI प्रश्न है, ये पूछे ही जाते हैं दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में ये प्रश्न बन के आ ही जाते हैं, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। हर्षवर्धन के काल में सबसे प्रसिद्ध विदेशी यात्री कौन था? तो आपका ह्वेनसांग था। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय का उल्लेख किया है? तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख किया है, जिसको किसने मिटा दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने मिटाया था 1100 के आसपास, 1200-1100 के बीच में। हर्षवर्धन ने किस स्थान पर प्रत्येक 5 वर्ष में महासभा का आयोजन किया था? तो आपका प्रयागराज में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका कुमारगुप्त ने किया था।
कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी? तो ह्वेनसांग ने। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका बिहार के राजगीर में स्थित है। अभी तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेडियम बन गए, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, फिल्म सिटी बन रहा है दोस्तों। ये पर्यटन स्थल बहुत सारा, अगर आप लोग नहीं गए हैं तो एक बार जरूर जाकर देखिएगा, इतना अच्छा हो गया है कि लगता है इसका फिर से जीवन लौट आया है। हर्षवर्धन के उत्तराधिकार कौन थे? तो आपका कोई प्रभावशाली उत्तराधिकारी नहीं रहा, राज्य बिखर गया था इनका। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 143 नंबर प्रश्न, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका गोपाल ने किया था पाल वंश की स्थापना। पाल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो धर्मपाल और देवपाल, ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका धर्मपाल, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 146 नंबर प्रश्न है, पाल वंश के पतन के बाद किस वंश ने सत्ता संभाली थी? तो सेन वंश ने। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आपका मान्यखेड़ था, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आपका गोविंद तृतीय था। एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था और राष्ट्रकूट का यह शासक था दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश का शासक था कौन? तो कृष्ण प्रथम। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो आपका वातापी, याद रखिएगा, जो वर्तमान में बादामी के नाम से जाना जाता है। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका पुलकेशिन द्वितीय ने की थी। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों 52 नंबर का प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को नालंदा के तट पर किसने हराया था? सॉरी, नालंदा नहीं है, नर्मदा है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा के तट पर। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखी, जिसका नाम है हर्षचरित्र। चालुक्य वंश के शासनकाल में प्रसिद्ध मंदिर कौन बने हैं? तो आपका बादामी, ऐहोल और पट्टाडकल, याद रखिएगा दोस्तों, एकदम 20 प्रसिद्ध है पट्टाडकल के मंदिर। 156 प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी दोस्तों, कांची या कांचीपुरम, याद रखिएगा। पल्लवों का सबसे महान शासक कौन बना था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। MBBI प्रश्न, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। MBBI प्रश्न है सभी ये। आगे हम देखेंगे दोस्तों 159 नंबर प्रश्न है, महाबलीपुरम का प्रसिद्ध अर्जुन की तपस्या शिलाचित्र की शैली का उदाहरण है? तो आपका रॉक कट का उदाहरण है दोस्तों, याद रखिएगा, रॉक कट शैली का उदाहरण है ये। चोल वंश का राजधानी क्या थी? तो आपका तंजौर था। चोल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन बने? तो आपका राजराज चोल प्रथम थे। MBBI प्रश्न दोस्तों, चोल के प्रसिद्ध बंदरगाह कौन थे? चोल वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? तो आपका पुहार और नागापट्टनम था, ध्यान रखिएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजराज प्रथम चोल ने कराया था। MBBI प्रश्न ये भी है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 164 प्रश्न है, चोल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल प्रथम। राजेंद्र चोल प्रथम ने किस प्रसिद्ध अभियान के नेतृत्व किया था? तो आपका गंगा के मुहाने तक विजय अभियान किया था। और इसी के बाद से इन्होंने गंगईकोट का इन्होंने उपाधि धारण किया था, गंगईकोट के। आगे हम देखेंगे दोस्तों 166 में प्रश्न है, राजेंद्र चोल ने किस विदेशी क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो आपका श्री विजय, यानी दक्षिण पूर्व एशिया पर, जिसे श्री विजय के नाम से जाना जाता था। चोल काल में भूमि मापन की इकाई क्या थी? तो वेल्ली, याद रखिएगा दोस्तों, वेल्ली पूछे जाते हैं। चोलों का प्रशासनिक ढांचा किस पर आधारित था? तो आपका ग्राम पंचायत व्यवस्था पर आधारित था, यानी ग्रामीण सभ्यता एक तरह का था ये। चोल प्रशासन में करों की संख्या कितनी थी? तो 400 प्रकार के कर था यहाँ पर, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है लग रहा है। आगे हम देखेंगे दोस्तों चोल वंश का पतन किसके द्वारा हुआ था? तो पांड्य वंश द्वारा चोल वंश का पतन कर दिया गया था। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आपका मदुरै, याद रखिएगा। पांड्य शासक रासक काल में किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की थी? तो मार्को पोलो ने की थी पांड्य वंश के शासनकाल में, याद रखिएगा, पूछे जाते हैं सब। किसने भारत को सोने की चिड़िया कहा था? तो आपका फारसी यात्री अलबरूनी ने कहा था कि भारत सोने की चिड़िया है। खजुराहो की मंदिर किस वंश के शासनकाल में बने थे? तो आपको चंदेल वंश के शासनकाल में बना था खजुराहो के मंदिर। चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? तो आपका महोबा, याद रखिए दोस्तों, महोबा। और कहाँ महोबा है? मध्य प्रदेश में है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों जजाक भुक्ति, यहाँ प्रश्न है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? तो आपका है जजाक भुक्ति, ध्यान रखिएगा, जजाक भुक्ति। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो आपका गंग वंश के शासनकाल में हुआ था, ध्यान रखिए दोस्तों। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा। पुरी, अभी
वहाँ पूजा भी चल रहा है, पूरी का रथ यात्रा भी चल रही है। आगे हम देखेंगे दोस्तों 180 नंबर प्रश्न है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो आपका द्वार समुद्र, याद रखिएगा दोस्तों द्वार समुद्र। होयसल शासकों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन है? तो आपका है बेलूर और हेलीबीड मंदिर, विश्व प्रसिद्ध हेलीबीड मंदिर। गौतम बुद्ध को क्या उपाधि दी गई थी? गौतम बुद्ध को क्या उपाधि दी गई थी? तो आपका शाक्य मुनि या तथागत। शाक्य मुनि और तथागत किसे कहा जाता था? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध की जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका लुम्बिनी हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। आगे हम देखेंगे दोस्तों बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में हुआ था, याद रखिएगा। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और सबसे अधिक कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था, ध्यान रखिएगा। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के आसपास ही है। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं को दर्शाने वाले चिन्ह कौन से हैं? तो आपका जन्म है आपका कमल, ज्ञान है पीपल का वृक्ष, उपदेश है आपका चक्र, मृत्यु है आपका स्तूप। ये आपका 4-5 है, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 है, ये चारों महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध के अनुयायी कौन थे जिन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी? तो आपका आनंद थे, ये पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो आपका बुद्ध धम्म संघ, ये बुद्ध धर्म का त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 190 नंबर प्रश्न, बुद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन सी है? तो हीनयान है और महायान है, 2 शाखा में बट गया था आपका चौथी बौद्ध संगीति में। हीनयान शाखा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो आपका व्यक्तिगत मुक्ति और सरल पूजा पद्धति। महायान शाखा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो आपका बुद्ध को ईश्वर मानना, मूर्ति पूजा, ये सब महायान की प्रमुख विशेषता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की प्रथम संगीति कब हुई थी? तो आपका 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुई थी, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों 194 नंबर प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो आपका वैशाली में हुई थी और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। तो और शासनकाल किसका था? तो अशोक के शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो आपका कश्मीर में हुआ था और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो आपका वर्धमान महावीर थे, 24वें तीर्थकर, याद रखिएगा। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली, जो कुंडलग्राम के नाम से जाना जाता है। वर्धमान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपका पावापुरी, ये कहाँ है? तो नालंदा में, ध्यान रखिएगा। पावापुरी नालंदा बिहार में है। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन थे? तो आपका श्वेतांबर और दिगंबर। दोस्तों 201वां प्रश्न है, श्वेतांबर संप्रदाय की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत धारण करना था इनको, और स्त्रियों की दीक्षा संभव था इसमें, दिगंबर के समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या था? तो इसमें नगण्यता को त्याग कर चरम अवस्था माने जाते थे, यानी नगण्यता को त्याग की चरम अवस्था माने जाते हैं इस व्यवस्था में। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, और ये पूछा जाता है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। महावीर स्वामी के प्रमुख अनुयायी कौन थे? तो आपका जम्बू स्वामी, याद रखिएगा दोस्तों। महावीर स्वामी के प्रमुख अनुयायी थे आपका जम्बू स्वामी, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 205वां नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म की भाषा क्या थी? तो जैन धर्म की भाषा थी प्रकृति, याद रखिए दोस्तों, और इसे अर्धमागधी भी कहा जाता था। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों का संग्रह क्या कहलाता है? तो आगम कहा जाता है दोस्तों, आगम ग्रंथ। जैन साहित्य के प्रमुख अंग कितने हैं? तो दोस्तों 12 अंग है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 208 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म का प्रचार किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के स्वीकार कर कहाँ गए थे? तो आपका श्रवणबेलगोला, और इन्होंने वहीं पर अपना देह त्याग कर दिया था। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो आपका पावापुरी है, श्रवणबेलगोला है और शिखरजी झारखंड में है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 211वां प्रश्न है, सप्तशती किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? तो आपका जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों सप्तशती। सबसे बड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका मूडबिद्री कर्नाटक में है। आपको हम देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा जैन प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो आपका गोमतेश्वर है, जो ये भी श्रवणबेलगोला में ही है और ये कर्नाटक में ही है। आगे हम देखेंगे दोस्तों 214 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का पतन के बाद कौन सा वंश आया था? तो आपका शुंग वंश आया था। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था? तो आपका बृहदत्त मौर्य का सेनापति था।
दोस्तों प्रश्न 216 नंबर है, पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था? तो आपका बृहदत्त मौर्य, यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त है, तो उन्हीं का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु किसने की, यानी इसकी हत्या किसने की? तो अग्निमित्र ने किया था। शुंग वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो आपका देवभूति था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, देवभूति। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 219 नंबर प्रश्न है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका वासुदेव कण्व था। ध्यान रखिएगा, कण्व वंश के पतन के बाद कौन सा वंश आया था? तो आपका सातवाहन आया था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो शिमुक था। ध्यान रखिए दोस्तों, शिमुक। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, सातवाहन काल में प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो आप गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुल्लू मावी। गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता कौन थी? तो बलविश्री थी। सातवाहन वंश का मुद्रा पर क्या अंकित होता था? तो जहाज होता था। प्रशस्ति किसने लिखा था? तो हरिश्चंद्र ने लिखा था। समुद्रगुप्त की मुद्रा पर क्या अंकित था? तो वीणा वादन। समुद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? तो आपका विक्रमादित्य थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को किस युद्ध में हराया था? तो आपका उज्जैन के युद्ध में शकों को हराया था। कौन? तो चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन विद्वान थे? तो आपका कालिदास थे, बारामिहिर थे और अमर सिंह थे। ये सब कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे आपका, ये सब विद्वान थे। याद रखिएगा, कालिदास को संस्कृत साहित्य का क्या कहा जाता है? तो आपका शेक्सपियर कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। गुप्त काल की प्रमुख कला शैली कौन सी थी? तो आपका गुप्त शैली, अजंता चित्रकला। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फायान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान आया था भारत। फायान ने भारत को किस दृष्टि से देखा था? तो धार्मिक यात्रा की दृष्टि से देखा था। गुप्त काल को भारत का कौन सा युग कहा जाता है? तो आपका स्वर्ण युग कहा जाता है। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ की रचना की थी? तो आर्यभट्टीय। दोस्तों याद रखिएगा, आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने किया था। गुप्त काल में किस खगोल शास्त्री ने सूर्य सिद्धांत दिया था? तो बारामिहिर ने दिया था। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो रिपीट हो गया है। गुप्त शासनकाल का अंतिम शासक कौन था? तो आपका विष्णुगुप्त था। ध्यान रखिए दोस्तों, गुप्त वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो आपका हुनों का आक्रमण। गुप्त वंश हुनों का आक्रमण के कारण ही पतन हो गया था। हुनों का प्रमुख आक्रमणकारी कौन थे? तो आपका तोरमान थे। हुनों के आक्रमण का प्रभाव किस वंश पर पड़ा था? तो आपका गुप्त वंश पर पड़ा था। हर्षवर्धन किस वंश के संबंधित है? तो आपका पुष्यभूति वंश से संबंधित है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो आपका लगभग 41 वर्ष तक शासन किया था। किसने? तो हर्षवर्धन ने। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो आपका कन्नौज थी। हर्षवर्धन ने किस राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था? तो मगध को जीत करके हर्षवर्धन ने अपने राज्य में मिला लिया था। हर्ष ने किस शासक से दक्षिण में युद्ध किया था? तो आपका चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से इन्होंने युद्ध किया था। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने कहाँ हराया था? तो आपका नर्मदा नदी के तट पर। ये भी रिपीट हो गया है। बाणभट्ट हर्ष के दरबार में कौन था? तो आपका राजकवि था। बाणभट्ट द्वारा रचित दो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो आपका हर्षचरित्र और कादम्बरी। ये दोनों किसने रचना की थी? तो बाणभट्ट ने। आगे हम देखेंगे दोस्तों, हर्षवर्धन ने कौन से 3 नाटक लिखे? तो आपका रत्नावली है, प्रियदर्शिका है और नागानंद है। ध्यान रखिएगा। ह्वेनसांग भारत में किस शासक के शासनकाल में आया था? तो आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन की किस सभा का वर्णन किया है? तो प्रयागराज सभा का वर्णन किया है ह्वेनसांग ने अपने बुक में। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रयाग सभा का आयोजन कितने वर्षों में होता था? तो प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग सभा का आयोजन होता था। और यहाँ पर हर्षवर्धन अपने संपत्ति का लगभग 70% दान दे देते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में कितने वर्ष तक रहा है? तो लगभग 2 वर्षों तक ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आपका शीलभद्र थे। ये भी रिपीट हो गया है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार के राजगीर में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपका धर्मपाल ने किया था। ये भी आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका भागलपुर में, बिहार में भी स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की किस वंश के अधीन था? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस वंश के अधीन था? तो आपका पाल वंश के अधीन था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने की थी। भारत में मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत कब मानी जाती है? तो आपका 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर आक्रमण से माना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, 270वां प्रश्न है, सिंध विजय के समय भारत में कौन शासक था? तो आपका दाहिर था। ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में
तुर्कों का पहला आक्रमण कब हुआ था? तो आपका 1001 ईस्वी में हुआ था, जब महमूद गजनवी का पंजाब पर आक्रमण हुआ था। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? तो कुल 17 बार आक्रमण किया है। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा माना जाता है? तो आपका सोमनाथ मंदिर पर, जो 1025 में माना जाता है। इसमें बहुत सारा धन इन्होंने लूट के ले गया था। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। गजनवी ने भारत में किस विद्वान को साथ लाया था? तो आपका अलबर्नी को गजनवी भारत लाया था। आगे हम देखेंगे दोस्तों, अलबर्नी की पुस्तक का नाम क्या है? तो आपका किताब उल हिंद है। अलबर्नी का बुक का नाम किताब उल हिंद है। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था? तो 1175 ईस्वी में किया था। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन से 2 युद्ध हुए थे? तो तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में आपका पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, द्वितीय में हार गए। अगला प्रश्न है, प्रथम तराइन की युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। द्वितीय तराइन की युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में हुआ था। द्वितीय तराइन की युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1206 ईस्वी में हो गया था। आगे हम देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 287, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद भारत पर किसने शासन किया था? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिए, गुलाम वंश का शासन शुरू हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? तो आपका दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्मारक की शुरुआत की थी? तो आपका कुतुब मीनार की शुरुआत इन्होंने किया था। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। देखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, MPBI प्रश्न है आगे। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, गुलाम वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? तो आपका इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी? तो आपका टाका, जो चांदी का सिक्का था। याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो आपका चालीसियों की परिषद, यानी तुर्कान चिहलगानी की स्थापना किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। आगे हम देखेंगे दोस्तों, आपका गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो आपका खिलजी वंश आया था गुलाम वंश के बाद। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका जलालुद्दीन खिलजी थे। जलालुद्दीन खिलजी के जलालुद्दीन खिलजी के बाद किसने शासन संभाला था? अलाउद्दीन खिलजी ने संभाला था, और ये भी एक लगभग योग्य शासक ही था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दक्षिण भारतीय राज्य को जीत लिया था? तो देवगिरी को इन्होंने जीत लिया था, जो यादव वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था? तो आपका सेना का सस्ता खर्च उपलब्ध होना। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध मंगोल आक्रमण को रोका था? तो आपका चंगेज खान के उत्तराधिकारियों का आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो दोस्तों, यह वीडियो का अंतिम प्रश्न था। साथियों, अगर आप लोग वीडियो के अंत तक आ चुके हैं तो निश्चित है आप लोग सीरियस विद्यार्थी है, और सीरियस विद्यार्थी का इस चैनल पर स्वागत है। आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर BPSC, बिहार SI एवं अन्य एग्जाम से संबंधित सारा कंटेंट इस चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।